अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत के संबंध में। अब देखिए लौह युग या आयरन टेक्नोलॉजी, देखिए युग का नाम किसी समय को तब दिया जाता है जब उसका उपयोग बहुतायत मात्रा में होता है। जैसे अगर आप कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए बोला जाता है क्योंकि कांस्य का बहुत बहुत उपयोग हुआ। फिर पाषाण काल क्योंकि पत्थरों का उपयोग हुआ। उसी तरह लौह काल के संबंध में यहाँ पर लौह युग की शुरुआत तमिलनाडु में यहाँ पे औपचारिक पुष्टि मानी जा रही है। अब ऐसा कब माना जाए, फर्स्ट मिलेनियम जो बीसी था तब माना जा रहा है। ऐसा माने कि एशिया माइनर में इसकी शुरुआत हुई थी और तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से पूरे विश्व में हिस्सों में फैल गई। अब अगर हम बात करें इस प्रसार आधारित एक केंद्रित सिद्धांत को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने बहु केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने लौह धातु की प्राचीनता एंटिक्विटी को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए। भारत ने भी इस कार्यक्रम में अछूता नहीं रहा और तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने व पहचानने के इस विशाल मार्ग को सक्रिय रूप से शामिल था। तो ये यहाँ पे चर्चा में था। तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा है। इसलिए यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत की यहाँ पे पुष्टि यहाँ पे हो रही है इस करंट अफेयर के माध्यम से। अगर हम बात करें अब ये कहाँ हुआ है क्या कैसे, तो इस खोज में अगर देखें तो तूतीकुड़ी जिले में शिवगलाई स्थल पर हुआ है इसका। साथ ही इसे कैसे पता लगाया जा सका, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत इस समय में यहाँ पे पता लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं इसको तो, लेकिन ठीक है अब इसमें तो हमने पढ़ लिया। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। अब देखिए सोनमर्ग का अर्थ क्या होता है, सोने का मैदान। ठीक है, यह श्रीनगर, गुलमर्ग व पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है। तो इस सुरंग का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। अब यह सुरंग क्या है, NH1 पर भारी बर्फबारी के चलते सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि मौसम की जो सिचुएशन हुआ करती थी काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का उद्देश्य जेड मोड़ परियोजना को आरंभ किया गया है। तो जेड मोड परियोजना का संबंध कहाँ से है और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो आप यहाँ पे देखेंगे 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किससे संबंधित है, गुलमर्ग में है। ये सारी चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और इसका सुरंग जड़मोर जो सुरंग था इसका नाम बदल के सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, पहले जड़मोर से बोला जाता था। ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। केन बेतवा लिंक, अब देखिए केन कहाँ की नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है। अब बेतवा भी मध्य प्रदेश की नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की। अब बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। और केन किसकी सहायक है, केन गंगा की सहायक है बेसिकली। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अगर आप रीजन देखोगे ना तो ये वाला रीजन है बुंदेलखंड। ठीक है, अब बुंदेलखंड में क्या होता है कि पानी की सिचुएशन अच्छी नहीं रहती, तो बेतवा और केन को जोड़ने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है कि नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। अब उसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व जल शक्ति मंत्रालय को दिया गया है। और उसके अधीन कौन सा डिपार्टमेंट, NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास 2024 में ही कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में से प्रारंभ किया गया था। जो हमारा भारत में एक लक्ष्य, देखिए भारत में एक ओवरऑल एक लक्ष्य ये है कि जैसे भारत है, अगर आपको पता होना चाहिए भारत में कुछ नदियाँ 12मासी हैं। ठीक है, मैप अगर थोड़ा सा ढंग का ही बना देता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो आप यहाँ पे ये पाओगे, गिव मी अ सेकंड, देखो चलो एक सेकंड में मैप में बना देता हूँ, सॉरी। अब आप ये पाओगे ये जो हिमालयी नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं 12मासी नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ 12मासी नदियाँ नहीं हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्रयास ये है कि उत्तर भारतीय नदियों किस तरह से जोड़ा जाए, नदियों को आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो जो 12मासी नदियों के पानी के थ्रू क्या होगा, पूरे देश में हर एक नदी में पानी पहुँचाया जा सकेगा। एक मतलब एक ओवरऑल ये लक्ष्य है। तो केन बेतवा एक तरह का देखें उसी का एक पार्ट है यहाँ पर, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नेशनल प्रोस्पेक्टिव जो प्लान है उसके तहत फर्स्ट इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस की शुरुआत 22 मार्च 2021 के अवसर पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अब अगर आप बात करो देश की पहली बड़ी जो नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक, इसको माना जा रहा है। और यह परियोजना छतरपुर जिले मध्य प्रदेश और दौधन गांव से शुरू होगी। ठीक है, तो दौधन गांव, दौधन बांध, केन नदी किससे संबंधित है, ये जो नाम है कहाँ संबंधित है, लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाती है। इसकी लागत 44,605 करोड़ बताई जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इसकी लागत यहाँ पर है। अब इसमें अगर आप देखो तो बेसिकली जो अभी उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं, है ना, बुंदेलखंड रीजन ऐसा है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में दोनों में पड़ता है। अगर आप देखो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और वहीं अगर ये उत्तर प्रदेश का नक्शा, तो ये वाले रीजन बुंदेलखंड कहलाता है। तो यहाँ पे बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, सागर, ये सारे जिलों को यहाँ पे लाभ मिलेगा।
केन नदी का उद्गम कटनी जिले से माना जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर, और जाके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी में स्थित राहेन जलप्रपात इस नदी में ही स्थित है। केन घड़ियाल सेंचुरी भी यहाँ पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में अगर आप देखोगे चीता रीइंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी पर राजघाट परीक्षा माता टीला बांध यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के बारे में अगर आप देखो तो अब ओमकारेश्वर सौर फ्लोटिंग परियोजना किस नदी पर है, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरुआत किया गया था। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में एक नवरत्न कंपनी है SGVN, इसने इसको शुरुआत किया था। और यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। देखिए खंडवा में क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के अगर आप प्रभाव देखोगे तो इस रीजन में है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से निकलती है, खंभाती खाड़ी में गिरती है, तो रास्ते में खंडवा में भी ये बहती है। और खंडवा में ही ओमकारेश्वर आता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग का भी बारे में आप जानते होंगे। तो वहाँ पे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की शुरुआत की गई है और इसकी क्षमता 90 मेगावाट है। अभी 90 अब भारत सरकार अगर आप देखो तो पंचामृत प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुका है भारत सरकार। और 2070 तक भारत का लक्ष्य क्या है? कार्बन न्यूट्रल बनना, जिसमें 2030 तक भारत का टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना, जिसमें लगभग अगर आप देखोगे 200-300 गीगावाट सौर ऊर्जा से जनरेट करना है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, उसी में एक ये भी प्रोजेक्ट है। यह परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में से सबसे बड़ा सोलर पार्क है। वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक परिदृश्य का सामना कर इसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क का काफ़ी बड़ा अधिक निर्भरता है। भारत में समग्र माल ढुलाई अंतर देशीय जल परिवहन हिस्सेदारी मात्र 2% है। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है? जलभाग। अब देखिए भारत सरकार ने कई परियोजना यहाँ पे चलाई। अगर आप देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए वाटर वे आप देखिए भारत में। अब अगर आप देखो तो जो पहला वाटर वे यहाँ पे देखोगे तो कहाँ से चल रहा है? नेशनल भागीरथ से ये गंगा होते हुए पश्चिम बंगाल तक आ रहा है ना। तो ये वाटर वे था, है ना, जहाँ पे जो गंगा नदी पर स्थित है। दूसरा वाटर वे किस में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तक है, बांग्लादेश तक ही। फिर अगर आप देखोगे नेशनल वाटर वे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल में है, यहाँ पर है। फिर अगर आप देखोगे 4 का कृष्णा नदी पर स्थित है। इस तरह से ये वाटर वे हैं। भारत में 13 नेशनल वाटर वे चल रहे हैं, जिससे जो देखिए क्या होता है, वाटर वे सबसे सस्ता माध्यम होता है किसी भी माल को आवाजाही करने का। और भारत में क्या है, लॉजिस्टिक की जो लागत है किसी भी माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की, वो इतनी ज़्यादा है जिस वजह से सामान महंगा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वाटर वे का इस्तेमाल यहाँ पे करने का प्रयास किया जा रहा है। एंशियंट टाइप पे वाटर वे चलते थे। अब जैसे वाटर वे 1 देखो, गंगा बारामासी नदी है और गंगा नदी में काफ़ी आसानी से वाटर वे उसे बनाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्रा भी, क्योंकि हिमालयी नदियाँ बारामासी नदियाँ हैं। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी पर स्थित है। अब इस योजना के तहत क्या हो रहा है, कार्गो जो ऑनर्स द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है वाटर वे कौन सा कहाँ किसको क्या जोड़ता है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और जो भी मैंने फोटो देखी इसकी स्क्रीनशॉट आप यूज कर सकते हैं। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस दौरे में मोढेरा, जहाँ का सूर्य मंदिर भी पॉपुलर है, अगर आप देखो आपको पता होगा कि भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित हुआ है मोढेरा। अब मोढेरा के बारे में अगर आप देखो, ये गुजरात के बनासकांठा जिले में सुईगाम तालुका में स्थित है। अगर 2024 दिसंबर में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया है। तो ये कहाँ है, किस जगह स्थित है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। मसाली कहाँ पे है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। उल्लेखनीय कि मसाली मुढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव बना है। तो मसाली कौन सा बना? दूसरा। मुढेरा फर्स्ट है और मसाली दूसरा है, ठीक। दोनों की लोकेशन गुजरात में है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय। देखिए संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। मौलिक बुनियादी कानूनों का कानून एक तरह से कह सकते हैं। अब इसको अगर आप देखोगे, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत किया गया था। देखिए संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की। तो 7 सदस्य थे प्रारूप में, लेकिन संविधान सभा भी बनाई गई थी। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है ना। अब बाकी स्थायी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है, संविधान सभा की अध्यक्षता की। तो जो प्रारूप समिति ने कानून बनाया, जो संविधान बनाया, उस पर सारा डिस्कशन डिबेट हुआ, संविधान सभा में पास हुए, कुछ नहीं पास हुए, तो ये सारी चर्चा हुई। तो कुछ उनमें से कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था, अडॉप्ट कर दिया गया था। और समस्त प्रावधान, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, है ना,
अब ये कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 1,45,000 शब्द थे। सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान भी बन गया ये। अब वर्तमान में अगर आप देखो तो 12 अनुसूची हो गई हैं और इससे बी आर अम्बेडकर को इसका प्रमुख रचनाकार माना जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसमें सिग्नेचर किए थे और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे अब जो संग्रहालय बना है इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। तो कहाँ किया गया? सोनीपत में किया गया संविधान का। और 75 वर्ष के वर्षगांठ पर इसको उद्घाटित किया गया यहाँ पर। थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इस संग्रहालय में अकादमिक सामग्रियों का चयन, संग्रह, व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंजचित्ता बी नायर द्वारा किया गया है। भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड 23 नवंबर 2024 को भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया। रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के लिए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत आयोजित किया गया है। अब देखिए, अब अगर आप बात करें, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्कृति व मैथिली भाषा में भारत संविधान का विमोचन किया गया है। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा में, कितनी सीट कहाँ होती है, किसने जीता, थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में 14वीं विधानसभा थी। ठीक है, अब और झारखंड में 5वीं। क्यों? कि झारखंड का गठन 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। ठीक है, अब झारखंड में टोटल विधानसभा सीट 81 है और बिहार से इसको अलग किया गया था। अब झारखंड में 9 सीट शेड्यूल कास्ट की हैं और 28 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, ये आरक्षित हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखें, 81 सीट में 28 और 9 आरक्षित हैं। अब 2 चरणों में इनमें चुनाव हुआ। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। ठीक है, चुनाव की डेट कब हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके नेतृत्व वाले INDA इंडिया गुट ने 2/3 बहुमत हासिल किया। ठीक है, तो इंडिया ग्रुप जिसमें कांग्रेस और अन्य सारे सदस्य मिल अन्य सारे ग्रुप मिलकर आए थे, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन किया और यहाँ पे इन्होंने चुनाव जीता है 56 सीटों के साथ। और हेमंत सोरेन ने क्या किया? मुख्यमंत्री की शपथ ली। सीट के अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सीट इंपॉर्टेंट है, कितनी सीट है, कितनी सीट रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट है। कब गठन किया गया था? अगर मुझे लगता है कि 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीट पाई, कितनी बीजेपी, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं हो जाता है, क्यों नहीं पूछा जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है और उसमें 81 थी। 288 में SC के लिए 29 है और 25 है ST के लिए आरक्षित है। एक ही चरण में इसमें चुनाव हो गया। चुनाव परिणाम के अनुसार महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना व अजीत पवार के नेतृत्व में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और छोटे दलों ने शानदार जीत दर्ज की है। ठीक है, अगर आप बात करो तो इस 235 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि विपक्षी जो महाविकास आघाड़ी था उसने 50 सीटों पर ही विजय प्राप्त की। चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। उसी तरह लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री माझी सड़क बहन योजना महाराष्ट्र में। तो ये इस तरह से पेयर्स मिलाने के लिए आ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिए गया। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 जो वर्ष की महिलाओं में 1500 रुपये दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर मुख्यमंत्री का पदभार मिला है। साथ ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे व अजीत पवार उप मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगर आप बात करोगे भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें यहाँ पर मिली हैं, शिवसेना को 57 और वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें यहाँ पर मिली हैं। अगला जो आर्टिकल है बात करेगा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में। नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार का रसायन मुक्त मतलब केमिकल फ्री एक तरह की खेती करने का प्रयास है, जिसमें जो देसी गाय होती हैं उनके जो गोबर होते हैं सभी का उपयोग किया जाएगा और जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। ये परंपरागत खेती के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करने का प्रयास है। किसानों को रसायन मुक्त खेती के अवसर देने के लिए प्राकृतिक खेती की पहुँच का विस्तार करके उद्देश्य केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रतिपादित किया है। अगर आप बात करोगे यहाँ पर 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रहा। और केंद्र प्रायोजित परियोजना अर्थात जो स्टेट होते हैं और यूटी होते हैं दोनों ही इसमें पैसा साझा करेंगे। अगर केंद्र क्षेत्रक योजना होती तो उसमें पूरी तरह से केंद्र पैसा देता। अब अगर आप बात करोगे यहाँ पर
इस योजना हेतु कुल जो टोटल आउटले है, ठीक है ना, कुल परिव्यय है 2481 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक होगा। अब 15वां वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा देख ही लो, आपको पता होना चाहिए कि 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, एन के सिंह की अध्यक्षता में बना था। अब उसने जो 14वां वित्त आयोग बना था उसके कंपेयर में 15वां वित्त आयोग ने किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी है, अगर आप देखो इनकम डिस्टेंस, राज्यों के बीच जो इनकम डिस्टेंस को 45% वेटेज दिया है। पॉपुलेशन 1971 को नहीं माना, 2011 के अनुसार उसने वेटेज दिया है। एरिया को भी उसने 15 था, 15 वेटेज दिया है। फॉरेस्ट कवर को उसने इस बार वेटेज नहीं दिया, पर फॉरेस्ट इकोलॉजी को उसने इस बार वेटेज दिया है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12% बेनिफिट दिया गया है, अर्थात जो भी राज्य जिन्होंने जनसंख्या को कम करने की दिशा में प्रयास उठाए हैं उनको यहाँ पे 12.5% का बेनिफिट मिला है। और टेक्निकली अगर आप बात करोगे तो 42% मिलना चाहिए था राज्यों को, लेकिन 41% मिला है। 1% केंद्र शासित प्रदेश जो गठित किए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके कल्याण के लिए 1% का जो फंड यहाँ पे कम किया गया है, और राज्यों को यहाँ पर 41% फंड एलोकेट किया गया। हालांकि इस संबंध में विवाद है, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विवाद भी उठाए हैं, वो मेंस की चर्चा का विषय है। अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती अपनाने कि इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है, देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना, साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसान इन केंद्रों के उपयोग के लिए जैव इनपुट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो प्राकृतिक खेती की शुरुआत कब की गई है, डेट इसमें आप इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा, 25 नवंबर 2024 की इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है, ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, अब अगर आप बात करो तो इसकी शुरुआत अटल इनोवेशन मिशन के 2016 में हुई थी, अटल नवाचार मिशन, और जो भारत सरकार की नीति आयोग की प्रमुख पहल है, जिसका पर्पज ये है कि देश में नवाचार, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने का स्वीकृति प्रदान की थी। इस मिशन में विस्तारित कार्यक्षेत्र 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 निम्न तरीकों से भारत के नवाचार उद्यमिता को परितंत्र को बढ़ाएगा। इनपुट बढ़ाकर बढ़ाएगा, ठीक है, सफलता दर को बढ़ाएगा, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करेगा, ये सारा पर्पज है। अब अटल मिशन में जो इनोवेशन 2.0 के माध्यम से नए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। अब कौन कौन से नए कार्यक्रम होंगे वो याद रखना है, जरूरी है, क्योंकि इस तरह से पूछा जा सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, जैसे लिपि, फ्रंटियर प्रोग्राम, ठीक है, इसके अलावा मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, ठीक है, डीप टेक रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। जैसे लिपि क्या है, लिपि का उद्देश्य क्या है कि जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें नवाचार उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण किया जाए। 22 भाषाओं में, अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं में भी वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर को स्टैब्लिश किया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं में भी नवाचार हो, ये यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। किसमें, लिपि, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, बहुत अच्छी पहल है। फ्रंटियर कार्यक्रम, इसका पर्पज क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों में, ब्लॉकों में नवाचार उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पलेट्स को विकास करने में सहायता देंगी। इसके अतिरिक्त यह मिशन मानव पूंजी विकास कार्यक्रम के माध्यम से पेशेवरों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। डीप टेक रिएक्टर, यह अनुसंधान आधारित डीप टेक स्टार्टअप के व्यवसायीकरण के तरीके का परीक्षण करने हेतु शोध संस्थान या रिसर्च सैंडबॉक्स तैयार करेगा। देखिए रिसर्च सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स का बेसिक पर्पज ये है, जैसे सैंड अगर आप देखो वो कहीं किसी तट में जाओगे या समुद्र के किनारे, तो बहुत सारे मिट्टी के लोग बनाते हैं, वो रेत के बनाते हैं मकान, फिर रेत के कुछ बनाया रेत का, फिर गिरा दिया, तो एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह सैंड बॉक्स में क्या किया जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए, शोध करने के लिए एक सेंटर बनाया जाता है। डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति आधारित तो होते हैं, तो डीप टेक्नोलॉजी ये बात है। तो अटल इनोवेशन चाहे दो मिशन है ना, उसका पूरा पर्पज यही है कि उद्यमिता को बढ़ाया जाए, नवाचार को बढ़ाया जाए। तो पहले 2016 में उसको शुरू किया गया था, उसमें इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अभी क्या 2.0 शुरू किया गया, जिसमें पर्पज ये है कि जो लिपि कार्यक्रम को इंक्लूड करोगे, फ्रंटियर को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो इन सारे कार्यक्रम को इंक्लूड करके क्या करना है, नवाचार को और बेहतर करना है, लोकल लेवल पर ले जाना, वर्नाकुलर लेवल पर ले जाना है। ये आपको बेसिक पर्पज था, आपको ये याद रखना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, केंद्र सरकार ने प्रमुख उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अवसर से वंचित ना होना पड़े। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह सहायता छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज, सब्सिडी, शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी
के रूप में प्रदान की जाती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छत्र योजना के तहत संचालित की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर 2035 में 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये नई केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना अर्थात केंद्र सरकार इसमें पूरा पैसा लगाएगी। इसका पर्पज है कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना, आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी युवा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से कम ना रह, उससे वंचित ना हो पाए। यह योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रों को बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। यह लोन बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस, अन्य सारे जो खर्च हैं उनको कवर करेगा। यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों प्रवेश पर ही लागू होगी। NIRF इंडिया रैंकिंग में समग्र ओवरऑल कैटेगरी स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी निजी संस्थान यहाँ पे शामिल होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे NIRF इंडिया रैंकिंग में 101 से 200 रैंकिंग तक पाने वाले राज्य सरकार के उच्च संस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थान इस सूची को नवीनतम NIRF इंडिया रैंकिंग उपयोग करके प्रतिवर्ष अपडेट किया जाएगा। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये यहाँ पे इसका पर्पज है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो बहुत सारी फैक्ट यहाँ पे दिए गए, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। PM विद्या लक्ष्मी योजना PMVSP योजना की 2 घटक योजना है, जैसे CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये दोनों थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहले कौन सी, PM श्री है। स्कूल राइजिंग स्कूल के लिए भी तो सरकार यहाँ पे 14,500 से अधिक स्कूल लोग सशक्त यहाँ पे कर रही है। फिर समग्र शिक्षा अभियान ही है, पहले ही शुरू किया गया था, इसे 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था। उल्लास कार्यक्रम है शिक्षा को लेकर, नव भारत शिक्षा कार्यक्रम NILP केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये देखिए उल्लास में मुझे ऐसा लगता उल्लास और निपुण योजना है ना, ये इनमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। निष्ठा, उल्लास, निपुण, ये सब जो प्रोग्राम है शिक्षा के संबंध में है। इनको कब लॉन्च किया गया था? निष्ठा 2019 में, तो निपुण को 2021 में। प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा 3 से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट जो हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसी योजना का किस में है ना। जैसे उल्लास में औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों को, तो वहीं निपुण में 3 वर्ष कक्षा 3 से ही फोकस किया जा रहा है। तो इनमें जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, उन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे।